गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक आपको पता होगा कि आपकी दो क्लास हो चुकी है, एक कंजंक्शन की और एक टेंस की। ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, आप दोबारा से हमको कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कल हमारी क्लास हुई थी टेंस की, तो उसमें मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, जिसमें से मुझे एक दो कमेंट ऐसा लगा कि मुझको आपसे उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ था कि सर जो वीडियो है वो थोड़ी शॉर्ट बनाइए। पहली चीज़, बनाने को तो मैं वीडियो बहुत छोटी बना सकता हूँ, बट क्या होगा कि कंटेंट कम हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका कंटेंट कम हो या आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, ना आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटे समय में, कम से कम समय में मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ और मैं अपनी तरफ से अपना पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ आपके लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी आपको वीडियो देखनी होती है तो उसको आप कंप्लीट देखिए। आप बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हो तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमको उनको सोल्व करना है। तो मेरी सभी प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि आप जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि जौन सा टॉपिक चल रहा है तो एग्जैक्ट उसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो इसी के साथ मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, आज इस टॉपिक को कवर करेंगे और मैं कम से कम टाइम में इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और कंटेंट भी आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में बीटीसी 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा बीटीसी का, ये इंग्लिश का, उसमें सारे क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाए। चलो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होती क्या है, प्रीपोजिशन का यूज़ क्या होता है, ये समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन होती क्या है। ये वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट, वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो रिलेशन बताते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उनके बीच में जो रिलेशन बताएगा उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि प्रीपोजिशन का यूज़ क्या है। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ। आई वेंट दिल्ली, अनुज। क्या लिखा है मैंने लिखा है आई वेंट दिल्ली अनुज। अब ये जो सेंटेंस है ये कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, इसी के साथ मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, आई वेंट टू दिल्ली विद अनुज। समझ आया?
दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने आपके सामने, आई वेंट दिल्ली अनुज। अब ये देखिए, जो ये मैंने बाद में अनुज लिखा है, इसका कोई भी रिलेशन आई के साथ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया विद अनुज, मतलब अनुज के साथ। तो अब ये पूरा जो सेंटेंस है एक दूसरे के साथ रिलेशन रख रहा है। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किया है, एक तो टू और एक विद। ये दो वर्ड क्या है, ये दोनों वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या वर्ड है, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन इसलिए है क्योंकि इसी की वजह से ये अनुज और आई इनका रिलेशन है और दिल्ली के साथ भी ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये आई है, आई क्या है यहाँ पे, आई वी यू, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ये तो प्रोनाउन है। ये दिल्ली जो लिखा है ये क्या है, ये नाउन है। और जो ये अनुज है, अनुज, ये भी क्या है, नाउन है। तो मैंने ऊपर लिखा है ना डेफिनेशन में कि वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो रिलेशन होगा, जो डिनोट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। तो मैंने दो एग्जाम्पल लिखे आपके सामने सेम, आई वेंट दिल्ली अनुज। इसका, इस सेंटेंस का कोई भी कंप्लीट अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, बनाने के लिए मैंने इसमें दो वर्ड यूज किए, एक तो विद और एक टू। ये दोनों वर्ड क्या है, ये दोनों वर्ड है प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ आई चीजें कि प्रीपोजिशन होती क्या है, इसको यूज कैसे करना है। चलो और एक एग्जांपल समझते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि ये प्रीपोजिशन होती क्या है। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज काइंड टू मी। मैंने क्या लिखा, ही इज काइंड टू मी, मतलब वह मेरे लिए क्या है, काइंड है, मतलब दयालु है। ठीक है। अब ये यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये टू लिख दिया। ये टू क्या है, ये टू है प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन, जो रिलेशन बता रहा है किसका, मी का और ही का। इसमें रिलेशन तो बता रहा है कि वह मेरे लिए दयालु है। एक दूसरे में संबंध बताया ना, तो वो किसने बताया, टू ने। तो इसीलिए जो ये टू है, ये एक क्या है, प्रीपोजिशन। एक चीज और बताता हूं साथ में, जो ये वर्ड मैंने लिखा है काइंड, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है काइंड। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, ही इज काइंड, खाली स्थान बाद में दे देगा मी, पूछेगा कि इसके बीच में क्या आएगा, तो यहां पे टू देगा, फोर देगा। क्यों, फोर क्या होता है, के लिए। तो वह मेरे लिए दयालु है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फोर लगाते हैं, फोर यूज करते हैं, बट फोर नहीं आता, वहां पे यूज क्या करना है हमको, टू। तो इसलिए ये जो वर्ड है काइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट करें कि जो ये काइंड है इसके साथ टू यूज क्यों करते हैं। ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे को, प्रीपोजिशन के लिए। प्रीपोजिशन के यूज कैसे कैसे करेंगे हम, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है और कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती है। ठीक है। मैंने पहले लिखा है प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम। पहले मैं आपको वे प्रीपोजिशन बताऊंगा जो टाइम से पहले आएगी। ठीक है। प्रीपोजिशन समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इनको भी रिलेट करके पढ़े, एक साथ पढ़े, ताकि आपको समझ आए कि हाँ प्रीपोजिशन का एक्चुअल यूज होता क्या है, कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगी। तो स्टार्टिंग में मैं आपको
प्रीपोजिशन जो बताऊंगा वो टाइम के लिए बताऊंगा कि टाइम के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। तो इसी में जो पहली प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे वो है ऑन और एट। कौन सी है? ऑन और एट। अब ये देखिए ऑन क्या होता है? वैसे तो ऑन का मतलब ऊपर होता है, एट मतलब पर बोलते हैं, लेकिन ये हम टाइम से पहले इन प्रीपोजिशन को यूज कर रहे हैं। तो ऑन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? को। क्या होगा? को। इसको हिंदी में टाइम के लिए बोलेंगे को। और एट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करना है हमको? अब ये देखिए, जो ये ऑन है ये हम कहाँ यूज करेंगे? ये यूज करेंगे यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर डे या डेट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डे का मतलब दिन और डेट का मतलब तारीख। किसी भी पर्टिकुलर दिन और तारीख से पहले हमेशा हम टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। अब आ जाते हैं एट। ये एट किस लिए यूज करेंगे? तो जो ये एट है ये यूज करेंगे यूज्ड बिफोर एग्जैक्ट टाइम। मतलब हम जो ऑन यूज करेंगे टाइम के लिए, ऑन यूज करेंगे पर्टिकुलर डे या डेट के लिए। सिर्फ डे और डेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। एट यूज करेंगे एग्जैक्ट टाइम। मतलब एग्जैक्ट टाइम जब होगा, जो भी एग्जैक्ट टाइम मैं कहने लगूँ 8, एग्जाम्पल इसका लिखूँ 8:02 PM। मुझे पता है कि दोपहर के 2 बजे, मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया कि दोपहर के 2 बजे, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया? एट। मैं सिर्फ बोलूँ 2 बजे, वो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं होगा, वो सुबह के 2 बजे भी हो सकता है और शाम के 2 बजे भी हो सकता है, 12 बजे के बाद। ठीक है, तो अब ये चीज़ें समझ आई होगी कि ऑन कहाँ यूज करते हैं और एट कहाँ यूज करते हैं। ऑन करते हैं पर्टिकुलर डे या डेट के लिए, एट यूज करते हैं किसी भी एग्जैक्ट टाइम के लिए। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं, ऑन कहाँ यूज करते हैं और एट कहाँ यूज करते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। क्या लिखा? मैंने लिखा है कि इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। मतलब भारत को जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त को मिली। मीनिंग क्या आया ऑन का? यहाँ को मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना कि ऑन का मीनिंग क्या होगा? को। तो इससे क्या आया? इंडिया, भारत को गोट मिली फ्रीडम आज़ादी, ऑन को 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त को क्या मिली? आज़ादी मिली। तो यहाँ पे जो ये ऑन यूज किया है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन यूज है तो किस लिए आया? ये डेट आ गई, ये डेट आ गई भाई। 15 अगस्त लिखा है तो ये डेट ही तो है, तो मैंने पर्टिकुलर डेट के लिए क्या यूज किया? ऑन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दो चीज लिखी है, डे और डेट। तो ये मैंने किस लिए बताया है? डेट के लिए। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू मीट अनुज ऑन संडे। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है कि वी हैव डिसाइडेड टू मीट अनुज ऑन संडे। मैंने यहाँ पे दिन बता दिया। दिन क्या बताया है? संडे। तो ये ऑन, यहाँ पे भी ऑन यूज किया है, मैंने ऑन यूज किया हुआ है। और ऑन यूज किसके लिए किया है?
डे के लिए, दिन के लिए। कौन सा दिन है वो? संडे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ आई होगी कि हम ओन का प्रयोग कैसे करेंगे। ओन का प्रयोग दो तरह से करेंगे, या तो डे के लिए या डेट के लिए। वो भी कैसा डे और डेट होनी चाहिए? पर्टिकुलर, फिक्स। ठीक है, पर्टिकुलर डे या डेट के लिए लिख दिया। दोनों एग्जाम्पल बताइए आपको। इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। यहाँ पे जो ये 15 अगस्त थी, क्या थी? ये डेट थी, तो इसलिए डेट के लिए हमने यहाँ पे ऑन यूज किया है। और यहाँ पे डे है, तो डे कौन सा यूज किया है? संडे। तो इसके ऑन के जो भी एग्जाम्पल आएंगे, जितने भी हम यूज करेंगे, इसी तरीके से करेंगे कि ऑन का प्रयोग हमेशा डे या डेट के लिए करेंगे। अब मैंने दूसरा क्या लिखा हुआ है? एट। एट का मतलब क्या लिखा हुआ है वहां पे? पर। एट का मतलब पर लिखा हुआ है ना। पर का मतलब क्या है? यूज्ड बिफोर एग्जैक्ट टाइम। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको, द एग्जाम विल स्टार्ट एट 8 AM। मैंने क्या लिखा है कि जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे। तो मैंने क्या बताया? ये यहां पे एट यूज किया है, और एट यूज किया है किसके लिए? एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बताया मैंने 8 PM। जो मैं यहाँ पे 8 AM ना लिखता या 8 PM ना लिखता, तो वो एग्जैक्ट टाइम ना होता, तो उस बिहाफ पे उसमें हम एट यूज नहीं करते। ठीक है, तो जब भी हमको एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा तो हम क्या यूज करेंगे? एट। और जब हमको किसी भी पर्टिकुलर डे या डेट की बात करेगा तो यूज करेंगे ऑन। ठीक है, समझ आया होगे कि कैसे हम एट का प्रयोग कर रहे हैं और कैसे हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 1 था ये ऑन और एट। नंबर 1 पे पढ़ा है हमने ऑन और एट। अब नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम। नंबर 2 हो गया इन और विद इन। ठीक है, नंबर 2 क्या आ गया? इन और विद इन। अब देखिए, इन दोनों का मीनिंग क्या आता है? इन दोनों का मीनिंग होता है मी। क्या होता है? मी। ठीक है, हिंदी में मीनिंग होता है इसका मी। मैं अभी तक ऊपर हेडिंग लिखी है, मैंने लिखी है प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम। मैं जब तक प्रीपोजिशन आपको समझाता रहूंगा, अभी 3-4 एग्जांपल्स, तो ये यूज होगी मैं अभी सिर्फ टाइम की बात करूंगा। जितनी भी प्रीपोजिशन यूज हो रही है वो टाइम के लिए यूज हो रही है। फिर आगे कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा कि कौन सी कहाँ पे यूज होती है प्रीपोजिशन और कौन सी कहाँ पे। तो इसी तरीके से ऑन और विद इन, इन और विद इन, इन का भी मतलब में होता है और विद इन का मतलब भी में होता है। पहली चीज, मैं विद इन की बात करूं तो ये डिनोट करता है टाइम ड्यूरेशन को। ये किसको डिनोट करता है? टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब, ड्यूरेशन को हिंदी क्या बोलते हैं? अवधि बोलते हैं ना, कि भाई कितना टाइम का पीरियड है या ड्यूरेशन है, अवधि। तो जब भी कहीं पे भी डिनोट मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात करेगा तो हम वहां यूज करेंगे विद इन। मैंने बोला कि ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो मैंने एक डेडलाइन दे दी, ड्यूरेशन दे दिया, तो विद इन। मैंने कहा कि मैं 2 घंटे के अंदर ये काम कर लेता हूँ या कर चुका हूँगा, तो वहाँ पे भी विद इन यूज कर सकते। क्यों? एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात आएगी तो हम यूज करेंगे विद इन। और जब इन हम कहाँ यूज करेंगे? इन यूज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम, मंथ या ईयर। ठीक है, समझ आया? किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम, मंथ या ईयर की बात आएगी तो हम यूज करेंगे इन।
इससे पहले नंबर 1 पे बताया था मैंने कौन कौन सा, ऑन और एट। ऑन को किसको बताया था, मैंने बताया था पर्टिकुलर डे और डेट। अब बचा क्या, मंथ और ईयर। तो मंथ और ईयर के लिए क्या यूज करेंगे हम, इन। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यदि डे और डेट आएगी तो ऑन यूज करेंगे, और मंथ और ईयर आएगा तो इन यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम या मंथ या ईयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। एग्जाम्पल बताऊं टाइम के लिए, जैसे मैं कहने लगूं इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, या इवनिंग, ये भी तो एक पर्टिकुलर टाइम है, ये भी पर्टिकुलर टाइम है, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या यूज किया हमने, इन। ठीक है, ये आ गया पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब पर्टिकुलर मंथ की यदि मैं बात करूं, पर्टिकुलर मंथ कैसे लिख सकता हूं, इन सितंबर। अब सितंबर चल रहा है तो इन सितंबर, ये पर्टिकुलर क्या होगा, मंथ हो गया। मैं पर्टिकुलर ईयर की बात करूं तो कैसे लिखूंगा इसको, इन 2021, 2021 में। तो यहां पे भी इन यूज किया है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, मंथ के लिए या ईयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। और कैसा भी यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, इन सितंबर और इन 2021। ठीक है, तो इनका प्रयोग ऐसा होता है कि जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात आएगी, मंथ की बात आएगी या ईयर की बात आएगी, तो वहां पे हम हमेशा यूज करेंगे इनको। जो दूसरा इसमें मैंने साथ में लिखा हुआ है क्या, विद इन। विद इन लिखा हुआ है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या लिखा है, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कोई भी अवधि होगी, मतलब टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर हमको क्या करना होगा, वो कार्य पूर्ण करना होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये जो एग्जाम्पल है इसके इन वाले, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसा मैंने ऑन या एट का बताया है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं विद इन का, कि विद इन का यूज हम कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, यू विल हैव टू सॉल्व these problems within half an hour। मतलब you will have to solve these problems with half an hour। मैंने यहाँ पे एक डेडलाइन दे दी, कौन सी, मैंने डेडलाइन दी है हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स है, दीज प्रॉब्लम्स मतलब ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये क्या हो जानी चाहिए, सोल्व। सोल्व मतलब हल। तो हल करने के लिए मैंने यहाँ पे दीज प्रॉब्लम्स दी है। ठीक है, सॉरी, विद इन हाफ एन आवर। तो मैंने क्या लिखा है, यू विल हैव टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स विद इन हाफ एन आवर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, हाफ एन आवर दिया था। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, उसकी एक डेडलाइन मतलब टाइम ड्यूरेशन दिया था। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, विद इन। और विद इन क्या है, विद इन है एक प्रीपोजिशन। ठीक है, विद इन क्या है, एक प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से दो पार्ट हो चुके हैं। एक क्या, सबसे पहला ऑन और एट, इन और विद इन। अब चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 में देखते हैं क्या होता है, कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे। नंबर 3 में नंबर 3 होगा बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर। ठीक है, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा
आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स पढ़ा है? आफ्टर वर्ड्स क्या होता है? तो ये तीन हमारे पास वर्ड है, ये तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है। तो तीनों प्रीपोजिशन का यूज़ हम कैसे करेंगे? पहली चीज़, ये बिफोर होता क्या है? बिफोर क्या होता है? बिफोर होता है से पहले, इसको ऐसे ही तो बोलते हैं, से पहले। आफ्टर क्या होता है? के बाद, कहते हैं ना कि इसके बाद, के बाद, यो क्या होता है? आफ्टर, के बाद। और जो ये मैंने थर्ड वर्ड लिखा है आफ्टरवर्ड्स, इसको बोलते हैं तत्पश्चात। मतलब तत्पश्चात का मतलब होता है इसके बाद। क्या होता है? इसके बाद। ठीक है, ये तीन वर्ड लिखे हैं मैंने, एक तो बिफोर, एक आफ्टर, एक आफ्टरवर्ड्स। ये तीनों वर्ड हम यूज करेंगे टाइम के लिए। तो पहला वर्ड क्या लिखा है? बिफोर। बिफोर का मतलब से पहले, बिफोर का मतलब से पहले तो है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं बिफोर का। आई विल रीच द स्टेशन, आई विल रीच द स्टेशन बिफोर 2 PM। मैंने क्या लिखा है? मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा 2 बजे से पहले। यहां क्या दिया है? टाइम दिया है 2 PM, और 2 PM से पहले मैंने क्या यूज किया है? बिफोर। तो बिफोर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आई विल रीच द स्टेशन बिफोर 2 PM। जब कभी भी कोई टाइम दे दे और वो कहेगी कि इससे पहले, पहले आएगा तो बिफोर, बाद में आएगा तो आफ्टर। बिफोर का मीनिंग क्या होता है? यहां पे तो हम से पहले ले रहे हैं, लेकिन बिफोर को हम सामने भी यूज करते हैं, मेरे सामने, तो उसका जो यूज है वो अलग तरीके से होगा। लेकिन फिलहाल हम जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, तो टाइम के लिए बिफोर या आफ्टर। तो बिफोर का जो एग्जाम्पल है वो समझ आया कि बिफोर का एग्जाम्पल कैसे लिखा है? यहाँ पे टाइम दिया था और उससे पहले काम करने की बात कर रहे हैं, तो बिफोर। ठीक है, अब दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा है? आफ्टर। दूसरा वर्ड है आफ्टर। आई शैल टॉक टू यू, आई शैल टॉक टू यू आफ्टर एन आवर। मतलब मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूंगा। यहां पे क्या यूज किया मैंने? आफ्टर। और एन आर क्या आ गया? ये टाइम, 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब टाइम। तो 1 घंटा जब दे दिया टाइम का, तो टाइम से पहले मैंने क्या यूज किया है? आफ्टर। और यहां पे आफ्टर मीनिंग क्या दे रहा है? के बाद। मतलब मैं तुमसे 1 घंटे बाद क्या करूंगा? बात करूंगा। ठीक है, अब लास्ट वर्ड और बचा है उसमें, आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स लिखा है मैंने तत्पश्चात। तत्पश्चात का मतलब इसके बाद। मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। एंड आफ्टरवर्ड्स टू लखनऊ। क्या लिखा? मैंने लिखा है आफ्टरवर्ड्स लखनऊ। मैंने लिखा है ही वेंट, वह गया, टू दिल्ली, एंड और आफ्टरवर्ड्स मतलब इसके पश्चात वो कहाँ गया? लखनऊ। मतलब पहले वो कहाँ गया? दिल्ली, और दिल्ली के बाद कहाँ गया? लखनऊ। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है आफ्टरवर्ड्स। तो ये 3 वर्ड यूज किए हैं मैंने, एक बिफोर, एक आफ्टर और एक आफ्टरवर्ड्स। बिफोर का यूज किया है से पहले, आफ्टर का यूज किया है के बाद के लिए, और आफ्टरवर्ड्स तत्पश्चात मतलब इसके बाद। और तीनों का यूज हुआ है किसके लिए? टाइम के लिए।
टाइम के लिए यूज हो रहा है ना, ऊपर लिखा है प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम, तो टाइम के लिए यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होती है। कौन कौन सी? एक तो सबसे ज़्यादा आती है ऑन या एट, इन या विद इन, ठीक है, और ये बिफोर, आफ्टर या आफ्टर वर्ड्स। तो ये तीन टाइम के लिए ये तीन टाइप की प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, अब थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ते हैं जिससे आपको समझ आए कि हम यूज कैसे कर रहे हैं प्रीपोजिशन को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। आप बीच में तो बिल्कुल मत छोड़ें, बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़े से डिफरेंसेस, मतलब थोड़े से डिफरेंसेस मतलब कि दो, मैं किस टाइप से लिखूंगा कि दो प्रीपोजिशन लिखूंगा, ये बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पे है और इसका यूज़ कहाँ पे है। तो इसी के साथ सबसे पहले वर्ड लिखता हूं मैं बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, और एक वर्ड होता है आफ्टर, आफ्टर होता है। ये दोनों वर्ड जो होते हैं इनका हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो क्या आएगा? पीछे, ठीक है, पीछे आएगा। बिहाइंड का भी पीछे आएगा और आफ्टर का भी पीछे आएगा, दोनों का मीनिंग आएगा पीछे। बस इनका यूज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि बिहाइंड का कैसे करते हैं और आफ्टर का कैसे करते हैं। पहले जो बिहाइंड वर्ड जो यूज होगा वो यूज्ड होगा बिफोर स्टेबल पर्सन और थिंग, मतलब किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से पहले, बट वो व्यक्ति या वस्तु कैसी होनी चाहिए? स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर, एक जगह होनी चाहिए। वो जो एक जगह होगी उससे पहले यूज करेंगे स्टेबल। बिहाइंड मतलब, स्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह स्थित होता है, जो मोशन नहीं करता, जो मूवमेंट नहीं करता। तो मूवमेंट से, जो मूवमेंट नहीं करेगा, जो एक जगह स्थित होगा, स्टेबल होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिहाइंड। और नंबर 2 जो मैंने आफ्टर लिखा है, ये होगा पर्सन और थिंग इन मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। मोशन का मतलब होता है गति, जो मूवमेंट करता है। तो इसमें सिर्फ छोटा सा अंतर है बिहाइंड और आफ्टर, मीनिंग दोनों का पीछे है, लेकिन अंतर क्या है? जो चीज स्टेबल होगी, जो एक जगह स्थिर होगी, उसके लिए बिहाइंड, और जो चीज मोशन में होगी, जो गति कर रही होगी, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, उसके लिए आफ्टर यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं दोनों के एक एक, और अच्छे से समझ आएगा। ही इज स्टैंडिंग, he is standing behind, he is standing behind his mother, वह अपनी माता के पीछे खड़ा हुआ है। ये मैंने किसके लिए लिखा है? बिहाइंड का एग्जाम्पल लिखा है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, he is coming after his mother। क्या लिखा मैंने लिखा है कि he is standing, वह खड़ा हुआ है, behind his mother, अपनी माता के पीछे, अपनी माता के पीछे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक जगह स्थिर होगा, स्टेबल होगा। तो जब वो स्टेबल है
तो उसके लिए क्या यूज किया मैंने, बिहाइंड। और ही इज कमिंग, वह आ रहा है, आने का क्या मतलब है, मूवमेंट करेगा तभी तो चलेगा। तो जब मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है आफ्टर, आफ्टर हिज मदर। तो ये चीज समझ आई कि बिहाइंड और आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। बिहाइंड और आफ्टर मीनिंग पीछे ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि बिहाइंड तो स्टेबल जो पर्सन होते हैं या थिंग्स जो वस्तु होती है उनके लिए यूज होता है, और जो मोशन जो गति में जो चीज़ें होती है चाहे वस्तु हो या कोई पर्सन हो तो उसके लिए यूज करेंगे आफ्टर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये था नंबर 1 कि हम बिहाइंड और आफ्टर का यूज कैसे कर रहे हैं। अब इसी तरीके से मैंने ऊपर हेडिंग भी इसीलिए बनाई है कि डिफरेंसेस का मतलब मैं आपको एक एक प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, तो इसका यूज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो नंबर एक क्या थी, नंबर 1 पढ़ी है हमने बिहाइंड और आफ्टर। अब नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 बिफोर सॉरी एक सेकेंड, नंबर 2 पढ़ेंगे हम बिफोर होगा या इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ये 2 वर्ड लिखे हैं मैंने, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। इन दोनों का मीनिंग भी क्या होता है, सामने। क्या होता है, सामने। इन दोनों का मीनिंग होता है सामने, बिफोर का भी और इन फ्रंट ऑफ का भी। पहली चीज जो बिफोर होगा वो इसमें नो लोकेशन, मतलब इसमें कोई जगह या स्थान की बात नहीं करेगा। लेकिन जो फ्रंट ऑफ होगा, इन फ्रंट ऑफ, इसमें वो लोकेशन की भी बात करेगा। ठीक है, वो इसमें किस चीज़ की बात करेगा, लोकेशन की बात करेगा या पोजीशन की बात करेगा। मतलब इसमें बात होगी जगह की बात होगी तो उसमें हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे, और जहाँ पे लोकेशन की बात नहीं होगी वहाँ पे यूज करेंगे बिफोर। अब दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल लिखा, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री। क्या लिखा मैंने, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के सामने आया ना। बिफोर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सामने। ये बिफोर यूज किया है मैंने प्रीपोजिशन, और बिफोर का मीनिंग क्या आया है, सामने। मैंने ऊपर ही लिखा है ना, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग आएगा सामने। हमारी कंट्री के सामने बहुत सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, समझ आया। तो इसमें कोई लोकेशन या पोजीशन की तो बात की नहीं। अब बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ की। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ का भी मीनिंग क्या होता है, सामने। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, माई होम इज इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मतलब जो मेरा घर है। यहां पे भी मैंने क्या बताया, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या बताया था, सामने। तो जो मेरा घर है वो पोस्ट ऑफिस के सामने है। तो इसमें क्या बात की, लोकेशन की बात की, जगह की बात की। क्यों, मेरे घर की लोकेशन बता रहे हैं ना वो, कि मेरे घर की लोकेशन क्या है, वो पोस्ट ऑफिस के सामने है।
ठीक है, समझ आया। नंबर 2 था बिफोर या फ्रंट ऑफ। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ इसमें बिफोर वर्ड वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे लोकेशन ना दी हो, और इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन या पोजीशन की बात की हो। समझ आया। चलो आगे चलते हैं। ये था नंबर 2। नंबर 2 था ये कि प्रीपोजिशन को हमने कैसे यूज़ किया, इन फ्रंट ऑफ को कैसे यूज़ करना है, और बिफोर को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 में पढ़ेंगे हम बिसाइड या बिसाइड्स। क्या है, बिसाइड या बिसाइड्स। सिर्फ इसमें क्या लगा है, इसमें एस लगा है। ठीक है, वर्ड तो यही है बिसाइड, बट ये क्या है, बिसाइड्स। अब इनका यूज कैसा करना है। अब जो ये होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बराबर, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त का मतलब और अलावा, भाई इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त दूसरा। तो बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो बिसाइड को बोलते हैं बराबर और बिसाइड्स को बोलते हैं के अतिरिक्त। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और समझ आएगा। मैंने लिखा ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द क्लास। क्या लिखा मैंने, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द क्लास। वह मेरे बराबर में बैठा हुआ था। कहाँ, क्लास में। तो वो मेरे जब पास में बैठा हुआ है, मेरे पास में ही तो बैठा हुआ है, बराबर में बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया प्रीपोजिशन का, बिसाइड। मतलब मेरे पास में, मेरे बराबर में बैठा हुआ है, तो बराबर के लिए बिसाइड और के अतिरिक्त के लिए क्या, बिसाइड्स। ठीक है, अब बिसाइड्स का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बिसाइड्स क्या होता है। बिसाइड्स का कैसे होगा, बिसाइड्स टीचिंग मी इंग्लिश, बिसाइड्स टीचिंग मी इंग्लिश माई टीचर गेव मी वैल्यूएबल एडवाइस टू। मतलब क्या दिया, ये दिया है कि इंग्लिश पढ़ाने के अतिरिक्त मेरे जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो मुझे बहुत बहुमूल्य, वैल्यूएबल बहुमूल्य, एडवाइस मतलब सलाह भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है बिसाइड्स। तो बिसाइड और बिसाइड समझ आया। जो बिसाइड होता है वो बराबर मतलब पास में, कोई किसी के पास बैठा हुआ है तो बिसाइड यूज़ करेंगे, और के अतिरिक्त यदि हम कहीं पे भी वर्ड यूज़ होगा तो क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे बिसाइड्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये था नंबर 3। अब नंबर 4 का देखते हैं कि नंबर 4 को कैसे यूज़ करना है। जो चीज़ें नहीं समझ आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं समझ आया। तो अब नंबर 4 में पढ़ते हैं इन या इनटू। ठीक है, ये बहुत आती है, इन और इनटू। इस टाइप की प्रीपोजिशन एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली देखने को बहुत मिलती है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझें कि जो ये इन है और ये इनटू है,
ये किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए मैं इनका पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर बताऊँगा आपको। पहले ही इज सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, ही इज सिटिंग इन द क्लास। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, इन यूज़ की है प्रीपोजिशन। दूसरा बताता हूँ, यो इनको कैसे यूज़ किया है, ही इज सिटिंग इन द क्लास। सेकंड, ही इज, सॉरी एक सेकंड, तो जो ये इन है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है एक तरह से एक जगह स्टेबल, जो पहले से ऑलरेडी चीज रखी हो या बैठे हो। जैसे ही इज सिटिंग, वे बैठा हुआ इन द क्लास, वो ऑलरेडी क्लास के अंदर है, मतलब वो मूवमेंट तो नहीं कर रहा, चल नहीं रहा है। तो जो एक जगह स्टेबल होगा, जो एक जगह होगा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इन। और इनटू क्या, इनटू किस लिए यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे जहां पे हम कोई चीज मूवमेंट कर रही हो। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं, द प्लेयर्स आर गोइंग इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड। मैंने क्या लिखा, द प्लेयर्स जो खिलाड़ी है, आर है, गोइंग जा रहे, इनटू द ग्राउंड, मतलब खेल के मैदान के अंदर जा रही है। जब वे खेल के मैदान के अंदर जा रहे हैं तो मूवमेंट करके जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे जहाँ मोशन या मूवमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इनटू। और जहाँ पे मूवमेंट की बात नहीं होगी वहाँ पे यूज़ करेंगे इन। ठीक है, समझ आया कि इन और इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं, इन और इनटू का यूज़ करते हैं सिर्फ इतना सा कि इन जो होगा, जो मूवमेंट नहीं होगी, जो ऑलरेडी चीज़ें या पर्सन जो है वो कहीं पे होगा, बैठा होगा। और इनटू का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम कोई चीज़ मूवमेंट करके जा रही हो। ठीक है, ये था नंबर 4। अब पढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 में है ऑफ या ऑफ। ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। ये जो ओ एफ है, इसका मीनिंग जो आता है का की आता है, का की या के, मतलब एक तरह से का की और के फॉर्म में यूज़ करेंगे। और जो ये ऑफ है, ये हम सेपरेशन का मतलब अलग करना या कोई चीज़ बंद करना, उसकी फॉर्म में हम ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे नॉर्मली हम बोलते भी है प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑफ, जहाँ पे भी सेपरेशन की बात आएगी। और काकी के फॉर्म में किसी का मतलब रिलेशन बताना हो या पोजीशन बताना हो। पोजीशन मतलब अधिकार, जब अधिकार या काकी के कोई संबंध बताना हो या कोई अधिकार बताना हो, तो तब क्या यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे ऑफ। एग्जाम्पल से समझाऊं तो, द कंडीशन ऑफ प्यूपिल इज क्रिटिकल, मतलब जो आदमी है उसकी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल है। यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, ऑफ। मीनिंग क्या दिया है इसने, की, मतलब आदमी की जो कंडीशन है वो कैसी है, वो क्रिटिकल है। तो इसलिए का की के फॉर्म में यदि ऑफ आ रहा है तो वो हम यूज़ कैसे करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे। और सिंपल सा ऑफ क्या होता है, सेपरेशन। मतलब मैंने अभी बताया भी था कि जैसे मैं बोलने लगूँ कि प्लीज़
स्विच ऑफ द फैन। मैंने बताया था ना कि अभी प्लीज स्विच ऑफ द फैन, मतलब फैन को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इस फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, ऑफ। तो ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ में इतना सा अंतर है। कहीं पे भी कोई भी रिलेशन या पोजीशन, अधिकार या संबंध, यदि इसकी बात आती है तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे हम रिलेशन और पोजीशन के लिए ऑफ और सेपरेशन के लिए ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, ये था नंबर 5। अब नंबर 6, प्रीपोजिशन का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा वाइड है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा आपके अकॉर्डिंग कम कराना सोच रहा हूँ, बट कंटेंट भी कम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब नंबर 5 था, अब आएगा नंबर 6, नंबर 6। तो नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, नंबर 6 में हम पढ़ेंगे बिटवीन, ये बिल्कुल गिल्ला। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 में पढ़ेंगे हम बिटवीन या अमंग। ठीक है, बिटवीन या अमंग, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है के बीच, मतलब जब कोई चीज़ किसी के बीच में बांटी जाती है। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बिटवीन या अमंग, दो प्रीपोजिशन यूज़ होती है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जब भी कोई चीज़ दो के बीच में बांटी जाएगी, सिर्फ फॉर टू, दो के लिए, सिर्फ यूज्ड फॉर टू, सिर्फ दो के लिए जब भी बात होगी तो हम बिटवीन यूज करेंगे। और जब मोर देन टू, मतलब दो से अधिक की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे, अमंग। बस इतना सा इनके बीच में अंतर है कि दो के लिए कोई भी चीज़ होगी, दो के बीच में बांटनी होगी तो हम बिटवीन यूज करेंगे, और मोर देन टू की बात होगी तो अमंग यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। मतलब मैंने क्या लिखा, देयर इज नो डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। क्या होता है, विवाद। मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भी विवाद नहीं है, सिर्फ दो की बात करिए। जब मैं सिर्फ दो की बात करता हूं तो क्या यूज करूंगा मैं, बिटवीन। और मैं इसी चीज़ को 1 2, मान लो मैं बोलने लगूँ कि मैंने एप्पल्स दिए, दो को दिए, तो उसके लिए भी बिटवीन यूज़ करेंगे। जब भी दो की बात आएगी, यूज फॉर टू, ये याद रखो, दो के लिए बिटवीन और मोर देन टू के लिए अमंग। अब इसी तरीके से जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है बिटवीन का, इसी तरीके से अमंग का लिखते हैं। द ओल्ड मैन divided his property among his 4 sons। मतलब बूढ़े आदमी ने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड करी, मतलब बांट दी, किसके बीच में, अपने 4 लड़कों के बीच में। 4 की बात आ गई तो क्या वर्ड यूज किया, अमंग। ठीक है, तो ये था 6 नंबर, बिटवीन और अमंग। बिटवीन का मतलब दो के लिए और अमंग मतलब मोर देन टू, मतलब दो के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन,
और 2 से अधिक के लिए क्या यूज करेंगे, मोर देन 2। ठीक है, समझ आई चीजें कैसे हो रहा है। अब नंबर 7 पे पढ़ते हैं हम विद या विदाउट। ये भी काफ़ी पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम के अंदर, इसमें से एक प्रीपोजिशन के लिए क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 7 क्या हुआ, नंबर 7 हुआ विद या विदाउट। ठीक है, नंबर 7 हुआ विद या विदाउट। अब देखिए विद के मीनिंग 2 होते हैं, एक तो मतलब साथ। ठीक है, मैं बोलने लगूँ कि मैं अपने पिताजी के साथ मुजफ्फरनगर गया, तो मतलब साथ का मतलब क्या है, विद। यह तो आएगा साथ या यो मीनिंग देगा से की। मतलब मैं कहने लगूँ कि मैंने गाय को एक खूंटी से बांध दिया, तो किससे बांधा गाय को, खूंटी से। तो खूंटी से बांधने के लिए क्या यूज़ किया, से। तो से विद के 2 यूज हुए, 2 मीनिंग हुए, साथ या से। और विदाउट क्या होता है, के बिना। मतलब मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर सकता या तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं कर सकता, तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, विदाउट। अब देखिए विद का एग्जाम्पल समझते हैं। विद का एग्जाम्पल क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ दिल्ली गया। मैं अपने भाई के साथ दिल्ली गया, तो साथ आ गया, तो क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, विद यूज़ किया। तो विद के 2 मीनिंग है, साथ और से। तो पहला मैंने जो एग्जाम्पल कराया आपको किसके लिए कराया, साथ के लिए। साथ का मतलब आई वेंट टू दिल्ली विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ कहाँ गया, दिल्ली गया। दूसरा एग्जाम्पल, ही टाइड ए काऊ। अभी मैंने बताया था ना कि उसने एक गाय को किससे बांध दिया, खूंटी से बांध दिया। ठीक है, तो ही टाइड ए काऊ विद, खूंटी को क्या बोलते हैं, पैग, PEG, पैग बोलते हैं खूंटी। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक गाय को किससे बांध दिया, एक खूंटी से बांध दिया। तो अब विद के 2 थे, विद के 2 फॉर्मेट हो गए क्या, एक तो साथ और एक से। तो साथ के लिए ये वाला एग्जाम्पल कि मैं अपने भाई के साथ कहाँ गया, दिल्ली गया। ठीक है, और दूसरा से, ही टाइड, उसने बांध दी एक काऊ, एक गाय विद पैग। मतलब साथ और से, विद के 2 फॉर्म होती है। दोनों समझ आ गई। अब लास्ट कौन सा बचा है, विदाउट। विदाउट को मैं कैसे बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता विदाउट योर हेल्प। मतलब मैं तुम्हारी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकता के बिना आ गया, तो क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, विदाउट। ठीक है, तो नंबर 7 पे क्या था, विद और विदाउट। तो विद साथ और से, और विदाउट के बिना। ठीक है, समझ आई कैसा हो रहा है। ये हो गए नंबर 7। ये जितने भी ये नंबर 1 2 7 तक मैंने पढ़ाए हैं, ये किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, डिफरेंस की। मतलब विद और विदाउट में क्या डिफरेंस है, हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं आगे। नंबर 7 है, नंबर 7 था ये विद और विदाउट। अब नंबर 8, इसके आगे आएगा नंबर 8। उसमें हम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिससे बनते हैं
और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो मैं ये नंबर 8 पढ़ाऊँगा इसको बड़े ध्यान से देखें और समझे कि इनके यूजेस कैसे हैं। क्यों इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। ये है नंबर 8। नंबर 8 पे ये थोड़ा सा अलग है, बस इसको ध्यान से देखना है कि आपको इनके यूजेस, जो इनके मीनिंग होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट इनके जो यूज़ है वे थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पहला वर्ड लिखा मैंने ओन, क्या है, ओन। दूसरा वर्ड लिखा मैंने अपॉन, क्या लिखा, पहला वर्ड लिखा है ओन, दूसरा लिखा है अपॉन, तीसरा वर्ड लिखा है ओवर। क्या मीनिंग होता है इनका तीनों का। ओन का मतलब क्या होता है, ऊपर। अपॉन का भी मतलब ऊपर होता है। ओवर का भी, अबव का भी ऊपर होता है, ठीक है। और अप का भी मतलब ऊपर होता है। और एक वर्ड होता है ऑन टू, ONTO, ऑन टू का भी मतलब ऊपर होता है। और एक वर्ड और होता है एट का मीनिंग होता है लेकिन पर, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक साथ पढ़ाऊंगा। ये इतनी प्रीपोजिशंस जो है इनको आपको समझना है, सिर्फ इनके डिफरेंस समझने हैं। इसमें कुछ नहीं है, हमेशा हम गलती करते हैं इन्हीं के डिफरेंस में कि भाई लगाना तो था ऑन, लगा दिया अपॉन, अपॉन की जगह ओवर लगा दिया और अबव लगा दिया, ठीक है। इनका जो डिफरेंस होता है ये बहुत मतलब खास होता है, तो इसलिए हर एक को बड़े ध्यान से समझें। मैं बात करता हूँ ओन की, पहले बात करता हूँ मैं ओन की, ओन का यूज़। और हाँ, इनका जो मीनिंग आ रहा है सभी का मीनिंग क्या आ रहा है, ऊपर। क्या आ रहा है, ऊपर, ठीक है। हिंदी में मीनिंग आएगा इनका ऊपर, सभी का। तो इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं ओन। ओन का मतलब होता है ऊपर। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस होता है, सबसे पहले ओन का होता है टच का मतलब होता है स्पर्श करना, ये टच करेगा। प्लस स्टेबल का मतलब स्थिर रहेगा, मतलब कोई चीज किसी को टच करेगी और स्थिर रहेगी तो वहां पे यूज करेंगे हम ओन, ठीक है। या मतलब मोशन भी आ सकता है, मतलब मूवमेंट भी आ सकती है, लेकिन जो आएगी मोशन वो आएगी सेम सरफेस के ऊपर। सेम सरफेस के ऊपर एक ही सतह पे मोशन करना है हमको। जैसे हम डीजे पे डांस करते हैं तो डीजे का जो फ्लोर होता है वो एक ही जगह होता है, ठीक है, एक ही जगह होता है। उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, एक ही जगह होती है। तो एक ही सरफेस पे यदि हम मोशन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं एक जगह से तो उस केस में हम ऑन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, टच का मतलब स्पर्श करेगा, कोई भी चीज स्पर्श करेगी, ठीक है। और स्टेबल वो स्थिर रहेगी, मोशन करेगी तो वो सेम सरफेस में करनी चाहिए। यदि वो सेम सरफेस में मोशन कर रही है तो ऑन का प्रयोग हम वहां कर सकते हैं। पहले देखो मैं बताता हूं स्टेबल के लिए, देयर इज ए बुक lying, there is a book lying on my table। मतलब कोई बुक है, किताब है, वो रखी हुई है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है या पड़ी हुई है तो वो क्या है, वो मूवमेंट तो कर नहीं सकती, मोशन तो कर नहीं सकती। तो मोशन नहीं कर सकती तो वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। एक जगह चीज रखी हुई है तो उस केस में हम वर्ड यूज करेंगे ऑन, ठीक है। अब इसमें दो चीज लिखी है मैंने, टच प्लस स्टेबल। अब ये दोनों चीज आ गई, क्यों भाई, ये जो बुक है स्टेबल को टच भी कर रही है और स्टेबल भी है, मतलब मूवमेंट नहीं कर रही। अब एक चीज हो रही है मोशन, और मोशन का और एग्जांपल देख लेते हैं सेम सरफेस के लिए, ठीक है।
अब मैंने क्या, अभी एक एग्जांपल दिया था कि बॉयज, लड़के, आर डांसिंग ऑन द डीजे, मतलब डीजे पे डांस कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द डीजे या ऑन द स्टेज, स्टेज भी लिख सकते हैं भाई, स्टेज के ऊपर भी तो डांस कर सकते हैं, फ्लोर ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेज लिखा है मैंने, तो बॉयज आर डांसिंग, लड़के जो है वो डांस कर रहे हैं किसके ऊपर, स्टेज के ऊपर। तो स्टेज के ऊपर डांस करने का मतलब वो मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सरफेस कैसी है, समान है। तो इसलिए ऑन का जो प्रयोग होता है वो इस तरीके से होता है कि वो क्या आएगा, टच आएगा प्लस स्टेबल आएगा, एक जगह चीज़ें रखी होंगी और स्टेबल रहेगी मतलब स्थिर रहेगी, मोशन करेगी तो वो सेम सरफेस में करेगी, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या बताया मैंने, ये बताया आपको मैंने ऑन, कि ऑन का यूज़ हमें कैसे करना है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, अपॉन। नंबर 2 पे लिखा हुआ है अपॉन, नंबर 2 पे है अपॉन। अपॉन को कैसे पढ़ेंगे, देखो, मतलब ये भी चीज़ें टच होगी, ठीक है, इसमें भी चीज़ें, जो चीज़ होगी वो टच होगी प्लस मोशन होगी, मतलब उससे पहले वाले में क्या था, टच था और स्टेबल था। ऑन के लिए मतलब टच भी कर रहा था और स्टेबल एक जगह स्थिर था। अपॉन में क्या होगा, टच होगा और मोशन करेगी और जो सरफेस है, जो हमारा जो सतह है वो चेंज, मतलब सरफेस जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो सरफेस है, जो सतह है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझो तो एग्जाम्पल से और समझ आएगा। ए डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, समझे कैसे, मतलब एक कुत्ता टेबल के ऊपर से कूद गया, जब वो कूदा तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर कूदा होगा, तो इसका मतलब उसने क्या करा, उसने करा है ओवर यूज किया है इस सेंटेंस के अंदर, ए डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, मतलब उसने सरफेस चेंज कर दी, ठीक है, सरफेस चेंज कर दी और टच भी है जब ऊपर को कूदेगा, और साथ में सरफेस चेंज की, मोशन यूज किया। मोशन यूज करने का मतलब क्या है, मतलब उसने गति, जब मोशन यूज करेगा तभी तो वो ऊपर को कूदेगा, ठीक है। तो ये था नंबर 2। नंबर 2 में क्या था, अपॉन। अपॉन का मतलब टच प्लस मोशन, और इसमें सरफेस क्या हो जाएगी, चेंज, जबकि जो ऑन था, ऑन में सरफेस चेंज नहीं हो रही थी, सरफेस सेम थी, और वो चीज़ें क्या थी, वो थी उसमें एक जगह स्टेबल और इसमें टच, ठीक है। तो अब ऑन हो गया, अपॉन हो गया, अब पढ़ते हैं ओवर। ओवर क्या है, अब इन दोनों में तो अब तक क्या आया है, इसमें आया है टच, मतलब ऑन में भी और अपॉन में। ओवर जो होता है वो होता है विदाउट टच, मतलब टच नहीं करना, टच नहीं होगा, और प्लस मोशन, और मतलब मोशन होगा, मतलब उसमें गति भी होगी और टच नहीं करेगा, ठीक है। ऑन और अपॉन में क्या है, वो टच करेगा, लेकिन ओवर में वो टच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, मतलब जो चिड़ियाएं हैं वो नदी के ऊपर से क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक है, समझ आया। क्या आ गया, ओवर का क्या एग्जाम्पल लिखा है मैंने, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। तो अब जब चिड़ियाएं ऊपर से उड़ेगी तो क्या होगा, वो उसको टच थोड़ी ही करेगी, ऊपर से उड़ जाएगी, तो विदाउट टच
प्लस मोशन। मोशन का मतलब गति, जब उड़ेगी तो वो क्या होगा, मोशन होगा उसमें, और साथ में क्या होगा, वो उसको टच नहीं करेगा। तो ये 3 बताया, ऑन अपॉन और ओवर। ऑन अपॉन में क्या हो रहा है, ऑन अपॉन में तो मतलब टच हो रही है चीजें, ऑन अपॉन में क्या हो रहा है, चीजें टच हो रही है, लेकिन ओवर में टच नहीं हो रही। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे क्या है, अबव। इससे आगे है अबव। अबव को कैसे यूज करना है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है। भाई मैंने जितने भी ये वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, इनका सबका मीनिंग क्या है, ऊपर ही है, बस इनके जो यूज है ना वो क्या है, वो है थोड़े डिफरेंट। तो ये 3 हो गए। अब अबव की मैं बात करता हूँ। ये क्या है, ये लेवल को इंडिकेट करेगा, मतलब किसी स्तर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब अबव होता है, अबव जो ये ABOV है, अबव, इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है बिलो, अबव बिलो। ठीक है, अबव और बिलो। ठीक है, तो जहां पे भी स्तर की बात आएगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, अबव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो जैसे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है या नीचे है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, द टेम्परेचर इज अबव या बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ऊपर है, अबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे। जब भी किसी लेवल की बात आएगी तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे अबव। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गए, कौन कौन से हो गए, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ओवर हो गया और अबव हो गया। अब इसी तरीके से अप क्या होता है, अप का मतलब भी ऊपर होता है, भाई इसका भी तो मतलब ऊपर होता है। और अप का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट डाउन, अपोजिट का, इसका अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन। ठीक है, अब मैं कहने लगूँ कि भाई मेरे लिए आसान नहीं है कोई भी पहाड़ी चढ़ना, ऊपर चढ़ना तो आसान नहीं, ऊपर चढ़ने की बात आ रही है तो वहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अप। ठीक है, अब ये जो अपोजिट है ये डाउन है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ, अप, और अप का अपोजिट बताया है डाउन। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे द रेट ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप डे बाई डे। जैसे कि अब फिलहाल पेट्रोल बढ़ रहा है दिन पर दिन, इसी तरीके से मैंने एग्जांपल लिखा है द रेट ऑफ पेट्रोल का जो मूल्य है वो ग्रोइंग अप मतलब बढ़ रहा है, डे बाय डे, हर दिन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, अप। ठीक है, अप यूज़ किया है। तो ऑन, अपॉन, ओवर, अबव और अप, आपका यहाँ तक हो गया। अब लास्ट 2 बचे हैं, एक तो ऑन टू और एक एट। जो ये एट होता है ये मीनिंग देता है सिर्फ पर का। ठीक है, ये मीनिंग देता है पर का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जैसे गोइंग अप है तो यहाँ डाउन यूज हो जाएगा। इसी तरीके से क्यों, अप का जो अपोजिट होता है, अप का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डाउन। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, अब आ गया ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का भी मतलब क्या होता है, ऊपर ही होता है। ठीक है, ऑन टू का भी मतलब ऊपर ही होता है। बस इसमें क्या है, इसमें जो ये ऑन टू है हम यूज करेंगे
शिफ्टेशन के लिए। शिफ्टेशन का मतलब शिफ्ट करने के लिए, कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, ही पुट हिज बुक्स, he put his books on the shelf, मतलब उसने जो अपनी जो किताबें हैं वो कहीं पे रखी, सेल्स के ऊपर रखी। अब एग्जाम्पल हम किसका पढ़ रहे हैं, ऑन टू का, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ वर्ड क्या लिखा है, ऑन। ऑन क्यों लिखा है, अब देखिए क्यों लिखा है। अब इसका एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें, he put his books, मतलब he put his books on to another shelf, ठीक है, another shelf, मतलब उसने जो किताबें हैं वो एक सेल्फ के ऊपर रखी, तो ऑन टू। ऑन का क्या बताया था, जब कोई चीज़ एक जगह स्थिर होगी, स्थिर होगी जब भी तो ऑन बताया था, तो वो एक सेल्फ के ऊपर रखी है, बुक्स किताबें जो रखी है, तो ऑन आ गया। और जब इसको हमने अनदर सेल्फ, मतलब एक दूसरी सेल्फ के ऊपर रखा, मतलब उसको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हमने ऑन टू यूज कर लिया, ठीक है। अब लास्ट बचा है एट। एट का क्या लिखा है मैंने, पर जो होता है ये पर होता है, ऊपर नहीं होगा, सिर्फ पर होगा, ठीक है। जैसे हमने जितने भी ये 5-6 लिखे हुए हैं मैंने प्रीपोजिशन, इनका सारों का मीनिंग क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पर। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, ये ऊपर नहीं होगा, मतलब जो ये पर है ये ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब वो जब दरवाजे पे खड़ा हुआ है तो दरवाजे के ऊपर थोड़ा ही खड़ा होगा, समझ आ गया। तो ऊपर, इन सारों का मीनिंग ऊपर आ रहा था, सिर्फ एट का पर इसलिए लिखा है कि आपको समझ आए। वहां पे आप अप या ओवर ना लिख दे तो वहां पे क्या वर्ड यूज होगा, एट। मतलब जब किसी चीज के ऊपर ना हो के पर, मतलब जैसे वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो समझ आई यहां तक, जितनी भी चीजें बताई है आपको, ऑन टू, इन और ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, अप, ऑन टू एंड एट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इन भी बता दिया, ऑन भी बता दिया, ठीक है। मैंने इन और ऑन बताया था ना, तो इन और ऑन बताया था, वो किस फॉर्मेट में बताया था, जब समय की बात करेगा, जब समय की बात करेगा, जब इन आएगा, जब समय की बात होगी, एग्जैक्ट टाइम की बात होगी, तो क्या बताया था, एट बताया था। तो इसी तरीके से मैं अब यूज करता हूं एट या एट और इन, लेकिन ये टाइम के लिए नहीं होगा, ये जगह के लिए होगा, मतलब प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस के लिए यूज होगा। जो ये एट होता है ये हमेशा स्मॉलर प्लेस के लिए यूज होता है, स्मॉलर प्लेस। और जो ये इन होता है ये बड़े का मतलब क्या होता है, मतलब बिगर ही तो बोलते हैं प्लेस, मतलब जो छोटे स्थान के लिए तो एट यूज करेंगे और बड़े स्थान के लिए हम इन यूज करेंगे। मैं बोलने लगूँ एग्जाम्पल, दे लीव एट मुजफ्फरनगर इन यूपी। अब ये देखिए यूपी क्या है, एक स्टेट हो गया,
बड़ी जगह होगी। जब बड़ी जगह हो गई तो क्या वर्ड यूज कर लिया हमने वहां पे, इन। यूपी से पहले इन लगा दिया और मुजफ्फरनगर से पहले एट लगा दिया। ठीक है, जब कभी भी बड़ी चीज़ों की बात करें, बड़े स्मॉलर प्लेसेस की बात करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल प्लेस की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे एट, और बड़े प्लेस की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे इन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब तक जितनी भी प्रीपोजिशन पढ़ाई है इनको थोड़ा ध्यान से समझो, और जो ये मैंने अभी इससे पहले 7th पे जो चीज़ें बताई है, 7th पे जो डिफरेंस बताया है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मोशन के लिए यूज़ होता है, कौन सा टच करता है और कौन सा टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ टू भी बताया मैंने, लेकिन टू के लिए मुझे एक चीज़ बतानी है बस थोड़ी सी। टू क्या होता है, टू बेसिकली हम कभी भी कोई भी तुम्हें लैटिन कंपैरेटिव दिखे, लैटिन कंपैरेटिव वर्ड दिखे, तो उससे पहले हमेशा आपको टू लगाना है। ठीक है, ये लैटिन कंपैरेटिव क्या होता है, लैटिन कंपैरेटिव होता है जैसे सीनियर, सुपीरियर, मतलब जहां भी आपको IOR वाले वर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, आ जाता है ना, सीनियर, जूनियर भी बोल देते हैं, जूनियर, सीनियर, जूनियर। ठीक है, सुपीरियर। तो इस तरीके का कोई भी वर्ड आएगा, कोई भी वर्ड आएगा लैटिन वाला, लैटिन कंपैरेटिव वाला कोई भी वर्ड आएगा, तो उससे पहले क्या लिखेंगे हम, उससे पहले हम हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू। ठीक है, अब थोड़ी बची है, कोई मोस्टली सारी प्रीपोजिशंस आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए अब एक दो के और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज़ जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंसेस, ये सब कुछ। तो अब एक यूज़ करते हैं हम THROUGH, थ्रू। ठीक है, ये वर्ड पढ़ा होगा थ्रू। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो से होकर, ठीक है, से होकर मतलब जैसे वाया यूज करते हैं ना, कि भाई मैं दिल्ली गया वाया मेरठ, मतलब मैं मेरठ से दिल्ली गया। या थ्रू एक बोलते हैं माध्यम, मतलब मैं किस माध्यम से गया, कि मैं कार से गया, कार के थ्रू गया। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं, वी शैल गो टू दिल्ली, मतलब वी शैल गो टू दिल्ली थ्रू मेरठ, मतलब हमें दिल्ली मेरठ से होकर जाना चाहिए। ठीक है, मेरठ से होकर जाना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, थ्रू। ठीक है, तो ये जो थ्रू वर्ड यूज़ किया है, ये कैसे यूज़ किया है, ये यूज़ किया है से होकर, मतलब वाया, कहाँ से जा रहे हैं हम, किसके उससे जा रहे हैं, या माध्यम। ठीक है, तो ये कई बार ऐसा हो जाता है, थ्रू से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ ले। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके बारे में, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अब एक लास्ट और बचा है, प्रीपोजिशन और बची है, उसके बाद इस सेशन को हम ख़त्म करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी रिलेटेड टू प्रीपोजिशन, आप हमको मैसेज करें कमेंट बॉक्स के अंदर। अब लास्ट एक बताना है मुझको, बाई, BY, बाई। ये वर्ड भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा, ये द्वारा ही तो लिखते हैं इसको, बाई का मतलब द्वारा।
अब कभी भी आपको मोड ऑफ ट्रेवल की बात करें, मोड ऑफ ट्रेवल की यदि बात करते हैं तो वहाँ हम बाई यूज़ करेंगे। मोड ऑफ ट्रेवल कैसे होता है, जैसे बाई एयर मतलब बाई लैंड, ठीक है, या बाई सी मतलब समुद्र के थ्रू, समुद्र के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, या कैसे लैंड के थ्रू, लैंड के द्वारा मतलब कैसे बस से या किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं। तो जो बाई है, जो द्वारा है, वो क्या होता है, मोड ऑफ ट्रेवल के लिए यूज़ होता है। कहीं भी आपको दिखेगा सिर्फ एयर दे देगा, एयर से पहले पूछेगा कि इसमें क्या आएगा, विद आएगा, टू आएगा, बाई आएगा या फ्रॉम आएगा, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, बाई यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, मोड ऑफ ट्रेवल। एक वर्ड होता है मीन्स ऑफ ट्रेवल, ये क्या होता है बताओ भाई। एक तो मोड ऑफ ट्रेवल हो गया, एक होता है मीन्स ऑफ ट्रेवल। मतलब जैसे मैं कहने लगूँ बाई केरला एक्सप्रेस, मतलब केरला एक्सप्रेस के थ्रू किसी भी ट्रेन का नाम लिख देंगे, किसी भी बस का नाम लिख देंगे। मीन्स ऑफ ट्रेवल होता है किसी भी ट्रेन या बस या किसी का भी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो इसमें दो तरीके से थे कि मोड ऑफ ट्रेवल एंड मीन्स ऑफ ट्रेवल। तो ये था प्रीपोजिशन आपका। प्रीपोजिशन के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई कि प्रीपोजिशन होती क्या है, उनका यूज़ कैसे है और कैसे हमको क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब कोई भी आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और सबसे मेन चीज़ मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। टाइम पे मत ध्यान दीजिए कि आप ये वीडियो इतनी लंबी हो गई या ये छोटी हो गई। आपको उसमें कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको टाइम से फ़र्क पड़ रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर आप उसका कंटेंट नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यदि टाइम कम होगा तो सीधी सी बात है उसमें कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा आपको। यदि आपको कंटेंट चाहिए अच्छे से डीपली कि दोबारा से कोई बुक ना पढ़नी पड़े या कुछ ना करना पड़े, तो आपको फिर टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, कंजंक्शन, टेंस एंड प्रीपोजिशन। अब जब हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास के अंदर सभी की कुछ एरर्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।